हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मोबाइल ट्यूशन। प्यारे बच्चों, अब आपको ट्यूशन पढ़ने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, खास तौर पर यदि आप 9th और 10th स्टैंडर्ड में हैं तो। प्यारे बच्चों, आपका मोबाइल ही आपके लिए ट्यूशन का काम करेगा। बस आपको करना क्या है, आपको मोबाइल ट्यूशन चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसके साथ में जो बेल बटन है उसको प्रेस करना है, सो दैट कि जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड किया करूँ वो डायरेक्ट आप तक पहुंच जाया करे। तो प्यारे बच्चों, जो आज का लेक्चर है ये क्लास 9th को डेडिकेटेड है। क्लास 9th में हमने मोशन चैप्टर स्टार्ट किया था फिजिक्स का, और उसमें लगभग हमने 4-5 वीडियोस कर ली हैं। उन 4-5 वीडियोस के अंदर हमने सबसे पहले बेसिक देखा था कि मोशन क्या होता है, फिर उसके बाद हमने डिस्टेंस देखा था, डिस्प्लेसमेंट देखी थी, उसको थ्योरेटिकल समझा था, फिर उसके बाद उस पर बेस्ड बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल किए थे। फिर उसके बाद हमने स्पीड देखा, वेलोसिटी देखा, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये देखा, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल किए। फिर उसके बाद हमने वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सेलरेशन देखा। एक्सेलरेशन के बेस पर हमने थ्योरी भी समझी उसकी और उसके न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस की। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक पढ़ने के बाद आज जो मैं लेक्चर स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सिर्फ 9th के लिए ही नहीं बल्कि आप अगर 11th में साइंस लेते हैं तो आपको 11th में भी इस लेक्चर की बहुत ज़्यादा हेल्प रहेगी। तो प्यारे बच्चों, जो आज का लेक्चर है उसका मेन पर्पज़ है आपको इक्वेशंस ऑफ मोशंस के बारे में बताना। इक्वेशंस ऑफ मोशन होती क्या है? प्यारे बच्चों, हम अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं? डिस्प्लेसमेंट पढ़ चुके हैं, टाइम के बारे में जाना है हमने वेलोसिटी के बारे में जाना है, एक्सेलरेशन के बारे में जाना है। जो इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है ना, वो इन सबको इंटरकनेक्ट करती हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन ये जितने वेरिएबल्स हैं इन सबको इंटरकनेक्ट करती हैं। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी डेरिवेशन डायरेक्ट 5 मार्क्स की पूछी जाती है आपके स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू में, आपके स्कूल में, और 2 to 3 मार्क्स का इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आता है। तो प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में मैं आपको इसकी डेरिवेशन सिखाऊंगा और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। तो आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मत देखिए, इससे पहले आप सभी वीडियोस को देख कर आइए, वहाँ से आपका बेस बनेगा, तब जाकर ये लेक्चर आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएगा। लेकिन हाँ, जिन लोगों को स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्लियर है अच्छी तरह से और उन्होंने उनके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस की हुई है, वो डायरेक्ट इक्वेशंस ऑफ मोशन को भी देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इतनी सारी बातें करने के बाद अब हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये 3 होती हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। पहले मैं ये होती जो इन इक्वेशंस ऑफ मोशन की जो एक्सप्रेशंस हैं पहले मैं उनको लिख देता हूँ जिनको हमें प्रूव करना है। ये फर्स्ट होती है v = u + at, सेकेंड v² - u² = 2as, एंड थर्ड s = ut + at²/2। प्यारे बच्चों देखो, v क्या होता है? अभी तक आप मेरे साथ 4-5 लेक्चर कर चुके हो, आपको ये आइडिया होगा। v होता है फाइनल वेलोसिटी, u क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी, a क्या होता है एक्सेलरेशन, t क्या होता है टाइम। और मैंने अभी लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बताया था जो इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं ये इंटरकनेक्ट करती हैं इन सभी वेरिएबल्स को। v = u + at, v² - u² = 2s। अब सेकेंड इक्वेशन देखो, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट को इंटरकनेक्ट कर रही है। और थर्ड में देखो, थर्ड इक्वेशन में आप देखोगे डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन है। तो हर इक्वेशन में आपको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ चेंज मिल रहा होगा। तो ये तीनों इक्वेशन से पहले आज इसका प्रूफ देखते हैं और कल हम इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इनका प्रूफ बताने से पहले मैं आपको 2-3 छोटी मगर मोटी बातें जो आपको आनी चाहिए इस डेरिवेशन को समझने के लिए, पहले मैं वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ, फिर उसके बाद 2-4 मिनट के बाद हम इसकी प्रूफ को स्टार्ट करेंगे। प्यारे बच्चों, मुझे ये बताओ ट्रेपीजियम क्या होती है? ट्रेपीजियम देखो, ट्रेपीजियम एक ऐसी पॉलीगॉन होती है जिसमें ओपोजिट पेयर जो होता है ना, ये ओपोजिट पेयर ऑफ साइड, एक ओपोजिट पेयर साइड जो होती है वो पैरेलल होती है, यानी कि AB पैरेलल टू CD। सही है? एक पेयर जो होगा ना ऑपोजिट साइड का वो पैरेलल होगा, दूसरा पैरेलल नहीं होगा। यदि दोनों पैरेलल होते हैं तो वो पैरेललोग्राम बन जाती है। ये खास टाइप की क्वाड्रिलेटरल है, खास टाइप की क्वाड्रिलेटरल है जिसका एक पेयर क्या होता है पैरेलल होता है, ऑपोजिट पेयर क्या होता है पैरेलल होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेपीजियम। अच्छा, दूसरी बात, इसको हम ये देखो बच्चों, क्या ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं? अब सोचो, क्या ये दोनों लाइनें पैरेलल है? पैरेलल के लिए बच्चों जस्ट अ मिनट, मम्मी
फोन आ रहा है, मामे था मेरा ख्याल। पैरेलल के लिए ये जरूरी नहीं होता कि जो दोनों लाइनें पैरेलल हैं वो सेम इक्वल लेंथ की हो, वो छोटी बड़ी भी हो सकती हैं। पैरेलल की सिर्फ ये कंडीशन होती है, पैरेलल की क्या कंडीशन होती है कि दोनों लाइनों के बीच के जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या रहता है, सेम रहता है। वो एक इतनी भी हो सकती है और एक इतनी भी हो सकती है। यानी कि ये देखो, जैसे ये पेन है और ये कैप है, ये दोनों क्या पैरेलल हो सकते हैं? ये दोनों पैरेलल हो सकते हैं। एक छोटा एक बड़ा, इससे कुछ लेना देना नहीं। बस शर्त क्या है कि इन दोनों के बीच का, इसके और इसके बीच का ये जो डिस्टेंस है, स्ट्रेट लाइन का जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए हर पॉइंट पर। अब देखो, ये यहाँ से ले इस पॉइंट को देखें और इस पॉइंट को देखें, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस पॉइंट और इस पॉइंट के को देखो, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, इतना। तो यानी कि देखो, सभी पॉइंट्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ रहा, इन दो लाइंस के बीच का सेम आ रहा। और जब ऐसा होता है तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तब लाइंस क्या होती है, पैरेलल। तो इसमें ये कभी कंफ्यूज मत होना कि एक छोटी एक बड़ी, ये पैरेलल नहीं हो सकती, हो सकती है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब आपका क्या आंसर होगा कि क्या ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं? तो हाँ, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। तो अब मैं देखो आपसे पूछूं, इसको मैंने ज्वाइन करके एक फिगर बनाई है, ये फिगर कौन सी है? अभी अभी मैंने आपको बताया, जब एक ऑपोजिट पेयर पैरेलल हो तो वो क्या होती है, ट्रेपीजियम होती है। एक ऑपोजिट पेयर पैरेलल हो तो ट्रेपीजियम। जरूरी नहीं कि ट्रेपीजियम आपको ऐसी ही दिखे, ट्रेपीजियम ऐसी भी हो सकती है। तो ये ABCD इज अ ट्रेपीजियम। चलो अब अगली बात करते हैं बच्चों, ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है? ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 8th क्लास में। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स अपॉन में 2 इंटू हाइट। हाइट क्या होती है? ये जो पैरेलल लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं बच्चों। तो अब देखो सम ऑफ पैरेलल साइड क्या आ जाएगा, इधर से देखो AD प्लस BC, AD प्लस BC, ये क्या है, दोनों पैरेलल साइड का सम है और उसको 2 से डिवाइड करना है, इनटू हाइट। हाइट क्या है इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की? देखो हाइट तो आपको ये नहीं, स्ट्रेट वाली हाइट देखी जाती है, ये स्ट्रेट वाली, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो क्या है, AB। ठीक है, तो ये होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फार्मूला, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको हम हाइट भी बोलते हैं और एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। देखो बच्चों, जब हाइट की बात होती है ना, बिल्कुल स्ट्रेट डिस्टेंस देखा जाता है। ये वाला डिस्टेंस नहीं देखा जाएगा, ये वाला नहीं देखा जाएगा, DC नहीं देखा जाएगा, स्ट्रेट कौन सा है, AB, ये देखा जाएगा। चलो यहाँ तक की बात आपको समझ आई। एक छोटा सा कंसेप्ट और है जो अभी यूज़ होगा। आई होप आपने लास्ट वीडियो देखा था ग्राफ का, आई थिंक वो है मोशन 05, आज है मोशन 06। देखो उसके अंदर मैंने बताया था, अगर ग्राफ है, ये ग्राफ है और ये ग्राफ बना हुआ है किसके बीच में बना हुआ है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में। ये ग्राफ बना वेलोसिटी और टाइम के बीच में, तो इसका एरिया क्या देगा? एरिया के लिए हम क्या करते थे, वाई एक्सिस का चेंज जो कि वेलोसिटी आएगा, एक्स एक्सिस का चेंज जो कि टाइम आएगा, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। और स्लोप में क्या करते थे हम, स्लोप में वाई एक्सिस का चेंज जो कि वेलोसिटी आएगा उसको डिवाइड कर देंगे टाइम के साथ। तो v इंटू टी किसका फार्मूला होता है, याद करो, v इंटू टी। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है, तो आप बताओगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहाँ से अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो वेलोसिटी इंटू टाइम किसके इक्वल होगा, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। तो यानी वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो यानी जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया था वो हमारे को क्या देता था, डिस्प्लेसमेंट देता था। चलो ये भी इंफॉर्मेशन को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। आई होप आपको ये प्रीवियस लेक्चर से पूरी तरह से क्लियर है। एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक है, चलो इसके बाद एक और बात सिखानी है आपको, फिर उसके बाद हम डेरिवेशन करना स्टार्ट करेंगे। ये बातें बच्चों मैं आपको फालतू में नहीं बता रहा, अभी जब मैं डेरिवेशन कराऊंगा उसमें इस्तेमाल होंगी। अगर मैं उस समय आपको बताऊंगा तो समझ नहीं आएगी। अभी आप इन चीज़ों को समझ लोगे, डेरिवेशन आप चुटकी बजाते कर दोगे, क्योंकि ये 5 मार्क्स की आनी ही आनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन एग्जाम्स में भी आएगी और एनुअल एग्जाम्स में भी आएगी। चलो बच्चों, अब मैं देखो ये ग्राफ है, ठीक,
जैसे कि ये स्ट्रेट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट चल रहा है, ये ओरिजिन है और ये ए है। तो मैं आपसे पूछूं इस ग्राफ का एरिया, ये जो पर्टिकुलर फिगर बन रही है ये, आप इसका एरिया निकालो। तो आप क्या निकाल रहे हो बेसिकली, एरिया ऑफ OAC, ठीक है, एरिया ऑफ OAC। अब ये एरिया ऑफ OAC आप निकाल लोगे, लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये जो OAC फिगर बन रही है ये किस ग्राफ के एरिया को रिप्रेजेंट कर रही है? जो OAC फिगर बन रही है, एरिया ऑफ OAC निकाला आपने, ठीक है, लेकिन एरिया ऑफ OAC किस ग्राफ के एरिया को बता रहा है? तो आप बताओगे कि सर एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC जो है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया को बता रहा है, ग्राफ के एरिया को बता रहा है, एरिया को बता रहा है, ठीक है। यानी कि इस पर्टिकुलर फिगर का जो एरिया है वो हमें क्या बता रहा है? इस ग्राफ का एरिया बता रहा है जो y एक्सिस और x एक्सिस के बीच में बना है। यहाँ पर वो क्या वेरिएबल है? वेलोसिटी और टाइम। यानी ये जो ग्राफ है ये हमारे को वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया बता रहा है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमारे को क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। तो यानी कि ये पर्टिकुलर फिगर का एरिया आपको क्या दे देगा? डिस्प्लेसमेंट दे देगा। ये बात समझ में आई आपको? ये जो पर्टिकुलर फिगर है, ट्रायंगल बनी हुई है यहाँ पर, ये आपको किस ग्राफ का एरिया दे रही है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया दे रही है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमारे को क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया बच्चों हमारे को क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है। और ये फिगर यानी कि अब हमारे को क्या दे रही है? डिस्प्लेसमेंट दे रही है। इस फिगर का एरिया हमारे को क्या दे रहा है? डिस्प्लेसमेंट। एक बात ये समझ लो, लास्ट बात, फिर उसके बाद चलेंगे हम न्यूमेरिकल पर, सॉरी डेरिवेशन पर। चलो अब मैं आपको बोलूं बच्चों, ये आपके सामने ग्राफ है, ठीक है, ये इस यहाँ पर टाइम है, यहाँ पर वेलोसिटी है, वेलोसिटी है और ये टाइम है, ठीक है, समझ आ गया। अब मैंने आपको बोला बच्चों जब टाइम 0 सेकंड था तो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी थी ना, जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी दैट इज 0 सेकंड था, तब वेलोसिटी u मीटर पर सेकंड थी। चलो, और जब टाइम t सेकंड हुआ, जब टाइम t सेकंड हुआ, देखो 0 सेकंड के बाद क्या हो सकता है? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, 100 सेकंड, 1000 सेकंड, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने उन सब बातों को बोलने की बजाय मैंने क्या बोला? t सेकंड हुआ, और t कुछ भी हो सकता है। और 0 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी क्या हो सकती थी? 0 भी हो सकती थी। आपने किसी ऑब्जेक्ट को देखा वो रुका हुआ था, आपने किसी ऑब्जेक्ट को देखा वो चल रहा है, 5 की स्पीड से भी चल सकता है, 10 से भी चल सकता है, 100 से भी चल सकता है, किसी भी स्पीड से चल सकता है, वो वेलोसिटी से चल सकता है। तो जब टाइम 0 था तो मैंने उनको पर्टिकुलर वैल्यू ना देकर वेरिएबल्स की फॉर्म में देख लिया। तो टाइम 0 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी कितनी थी? u मीटर पर सेकंड। और जब टाइम t हुआ तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? v मीटर पर सेकंड। तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? v मीटर पर सेकंड। अब मैं आपको बोलूँ बच्चों, इस ग्राफ को, इस इंफॉर्मेशन को ग्राफ पे प्लॉट करो। तो ये क्या होता है? ओरिजिन, ठीक है। जब टाइम 0 है, ये मान लेते हैं वेलोसिटी u है यहाँ पर और ये v है, वेलोसिटी एक्सिस है ना, और यहाँ पर टाइम t है। जब टाइम 0 है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है? u, यानी कि ये पॉइंट आ जाएगा। जब टाइम t है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है? v, टाइम ये रहा, और उसकी वेलोसिटी कितनी है? ये रही v। ध्यान से देखो, तो ग्राफ कुछ इस तरह से प्लॉट हुआ। जैसे कि ये पॉइंट का नाम दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम देते हैं p, और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं q, ठीक है बच्चों। अब मैं आपसे पूछूं, जो पॉइंट q है, जो पॉइंट q है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? आपने 8th क्लास में ग्राफ पढ़े होंगे। तो जो पॉइंट q है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? यानी कि इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको x एक्सिस पर कितना चलना पड़ेगा और y एक्सिस पर कितना चलना पड़ेगा, वो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बन जाते हैं। पॉइंट q तक पहुंचने के लिए आपको ओरिजिन से x एक्सिस पर कितना चलना पड़ेगा? ओरिजिन से x एक्सिस पर बच्चों आपको चलना पड़ेगा यहाँ तक, ठीक है, यानी t डिस्टेंस चलना पड़ेगा। इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको x एक्सिस पर कितना चलना पड़ा? t, वही इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट बन जाएगा। और y एक्सिस पर कितना चलना पड़ेगा? y एक्सिस पर शायद इतना चलना पड़ेगा। और ये जो डिस्टेंस है ये किसके इक्वल है? ये जो डिस्टेंस है ये इसके इक्वल है, v के। किसके इक्वल है? यहाँ पर हमने बोला v मीटर पर सेकेंड। तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो इसके इक्वल है। ये ग्राफ है तुम्हारे सामने। वैसे मैं बोलूँ बच्चों, ये 0, ये 1, ये 2, ये 1, ये 2। तो यहाँ से लेकर, यहाँ ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है? तो आप फटाफट से देखोगे कौन सा पॉइंट है? 2। तो यहाँ का डिस्टेंस कितना है? 2। मैं पूछूँ ओरिजिन से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है? तो आप फटाफट से देखोगे ओरिजिन से ये पॉइंट कितनी दूर है?
2 सेंटीमीटर, तो आप बोल दोगे 2। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि ये वाला पॉइंट तक पहुंचने के लिए, इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें ओरिजिन से, ध्यान से सुनना, ओरिजिन से वाई एक्सिस पर कितना चलना पड़ेगा, इस एक्सिस पर, तो ये लेंथ चलनी पड़ेगी हमारे को, और ये लेंथ यहाँ तक है, यानी ये कितना है v मीटर पर सेकेंड, यानी इसका डिस्टेंस कितना हो गया v, और एक्स एक्सिस पर कितना चलना पड़ा t, तो यानी कि इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे t, v। ये बात समझ में आ गई आपको, क्लियर हो गया ये बात। चलो एक एग्जांपल देता हूँ, उससे और क्लियर होगा आपको। यह भी उदाहरण नहीं है अपने, ये डेरिवेशन में यूज़ होगा इसलिए समझा रहा हूँ आपको। जैसे कि सपोज करो बच्चों, ये एक पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है 4,5, यानी कि इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आप बोलो एक्स एक्सिस पर कितना चलना पड़ेगा, एक्स एक्सिस मतलब ये वाली एक्स एक्सिस पर चलना पड़ेगा 4 यूनिट्स, यूनिट्स में सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है। वाई एक्सिस पे कितना चलना पड़ेगा, वाई एक्सिस पे चलना पड़ेगा 5 यूनिट। सवाल क्या था, इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, पॉइंट का नाम दे दिया पी, पॉइंट तक पहुंचने के लिए, पी पॉइंट तक पहुंचने के लिए ओरिजिन से कितना चलना पड़ेगा, ओरिजिन से कितना चलना पड़ेगा, ये सवाल है मेरा। तो आपने इसका आंसर दे दिया कि मैं देखता हूँ इस पॉइंट तक जाना है मेरे को, तो मुझे एक्स एक्सिस पे कितना चलना पड़ेगा, इस पॉइंट की सीध में। ऐसे क्या करते हैं, हम अपने मन में लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये इस तरह से। अब देखो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें एक्स एक्सिस पर कितना चलना पड़ेगा, यानी कि कोऑर्डिनेट्स बता रहे हैं, यानी कि 4 चलना पड़ेगा, और वाई एक्सिस पर कितना चलना पड़ेगा 5। जब मैं एक्स एक्सिस पर 4 चल लूँगा और वाई एक्सिस पे 5 चल लूँगा, जो पहले वाला कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स एक्सिस होता है, जो दूसरे वाला होता है वो वाई होता है। इसको एब्सिसा भी बोलते हैं, इसको ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, मैथ के 3rd चैप्टर में पढ़ोगे आप। ठीक है, तो पी पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमारे को एक्स एक्सिस पे कितना चलना पड़ा 4 सेंटीमीटर, और वाई एक्सिस पे कितना चलना पड़ा 5 सेंटीमीटर। चलो अब मैं सवाल को ना थोड़ा सा बदल रहा हूँ। ये सवाल क्या था कि इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए ओरिजिन से कितना चलना पड़ेगा, कहाँ और कितना चलना पड़ेगा। अब ध्यान से सवाल सुनो। इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, ध्यान से सुनना, इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए ओरिजिन से सिर्फ वाई एक्सिस पे कितना चलना पड़ेगा, समझ रहे। पहले क्या था, इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमारे को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर कितना चलना पड़ेगा। अब सवाल मैंने हाफ कर दिया, या मैं पूछना चाह रहा हूँ इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको, हालांकि तब आप उस पॉइंट पे पहुंच नहीं पाओगे, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको ओरिजिन से वाई एक्सिस पर कितना चलना पड़ेगा। ये क्या है, वाई एक्सिस, ये आपको यहाँ से चलना पड़ेगा कितना वाई एक्सिस पर 5 यूनिट्स, यानी इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए आपको वाई एक्सिस पर कितना चलना पड़ा 5, और एक्स एक्सिस पर कितना चलना पड़ा 4, इस एक्सिस पर कितना चलना पड़ा 4, और उस एक्सिस पे कितना चलना पड़ा वाई एक्सिस पर, दैट इज 5 सेंटीमीटर। मतलब क्या है इस बात का, क्यों मैं इतनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ इस बात पे, इस बात में इसलिए इतनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये आने वाली डेरिवेशन में बहुत इंपॉर्टेंट काम होने वाला है। तो आप इस बात को यहीं से समझो। देखो अगर हमें इस पॉइंट पर एक्चुअल में पहुँचना चाहते हैं तो हमें एक्स में 4 चलना पड़ेगा और वाई में 5 चलना पड़ेगा। अब मैंने एक सवाल छोटा सा ये पूछ लिया, मतलब इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए हमें सिर्फ वाई में कितना चलना पड़ रहा है, सिर्फ वाई में चलो अगर तुम 5, तो अब यहाँ पहुँचोगे, इस पॉइंट तक नहीं पहुँचोगे। इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए आपको दोनों तरफ चलना पड़ेगा, ये बात सही है, लेकिन वाई में कितना चलना पड़ेगा, वाई में 5 यूनिट चलना पड़ेगा और एक्स में 4 यूनिट चलना पड़ेगा। तो बच्चों इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये वाई एक्सिस से कितना दूर है 5 यूनिट, और ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस से कितना दूर है 4 यूनिट। जब हम इन दोनों पर चलेंगे तो हम इस पॉइंट पर पहुँच जाएंगे। चलो इतनी सारी बातें करने के बाद अब हम करने जा रहे हैं इसकी डेरिवेशन। जैसे लिखूंगा एज इट इज़, इसको आप नोट कर लेना और आपके 5/5 मार्क्स आ जाएंगे। देखो बच्चों मैं रटवा भी सकता था आपको, लेकिन मैंने जानबूझ के पहले 10-15 मिनट आपको समझाने की कोशिश की कि तुम्हारा इसका बेस बन जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहाँ पर बनाऊँ, ये वाला पोर्शन विजिबल है ग्राफ में, उसमें कैमरे में, लेट मी चेक। ये वाला पोर्शन बिल्कुल सही अवेलेबल है, तो मैं ग्राफ को इस साइड बना देता हूँ। पहले जो थ्योरी लिखनी है आपको, इसको भी थ्योरी देखो क्या है, थ्योरी क्या कह रही, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड एट टाइम
t इज इक्वल टू 0 सेकेंड। जब टाइम 0 सेकेंड था, जब आपने मतलब 0 सेकेंड का मतलब क्या, आपने उस ऑब्जर्वेशन को एनालाइज करना स्टार्ट किया, तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी ऑब्जेक्ट की, u मीटर पर सेकेंड। एंड आफ्टर टाइम t मतलब t टाइम बीत चुका, 2 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड नहीं, मैंने बोला t, अब t कुछ भी हो सकता है। आफ्टर टाइम t द वेलोसिटी, ये बाद वाली वेलोसिटी है तो मतलब फाइनल बन जाएगी, द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस टू v मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेट द ऑब्जेक्ट हैज एक्सेलरेशन a। ऑब्जेक्ट के पास जो एक्सेलरेशन है वो कितनी हो सकती है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कुछ भी हो सकती है, तो मैंने उसको a लेट कर लिया। उसके पास एक्सेलरेशन कितनी है, a। यहाँ तक बात क्लियर होगी। चलो अब इस बात को लेट प्लॉट दिस इंफॉर्मेशन ऑन ग्राफ, ये आपको सिर्फ थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है, जिसके अंदर आपने क्या बोलना है, आपने एक ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जर्व किया जिसकी टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी थी, u मीटर पर सेकेंड, और जब टाइम t सेकेंड हुआ तो उसकी वेलोसिटी चेंज होकर कितनी होगी, v मीटर पर सेकेंड, और इन बिटवीन अगर उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसके पास जरूर एक्सेलरेशन होगी। अगर वेलोसिटी चेंज हो तो एक्सेलरेशन होती है, मैंने बताया प्रीवियस वीडियो में। तो मान लिया कि उसके पास जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, a है, a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसके पास क्या है, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होते हैं, पर सेकेंड स्क्वायर। ये थ्योरी बस आपको लिखनी है। अब इस थ्योरी को हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, ठीक है बच्चों। ये क्या है, टाइम एक्सिस, और ये क्या है, वेलोसिटी। अब जब बच्चों टाइम क्या है, 0 सेकेंड, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यहाँ पे मान लेते हैं u मीटर पर सेकेंड वैल्यू है, और यहाँ पे मान लेते हैं v मीटर पर सेकेंड है। जब टाइम 0 था, देखो ध्यान से, जब टाइम 0 था तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या थी, u मीटर पर सेकेंड। कितनी थी वेलोसिटी, u मीटर पर सेकेंड जब टाइम 0 था। तो टाइम 0 ये रहा, और वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड, मतलब ये पॉइंट बन जाएगा। और जब टाइम ये है t, ये क्या है, t सेकेंड, ठीक है बच्चों, t सेकेंड। जब टाइम t सेकेंड हुआ तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होगी, v मीटर पर सेकेंड। अब इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे ग्राफ में दिखा देते हैं और इनको हम ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है बच्चों। और इसका हम नाम दे देते हैं, दैट इज़ a, दैट इज़ b, और इसको हम यहाँ से मिला लेते हैं। ये क्या बना, c, और ये क्या बना, d। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ओरिजिन से c पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, इतना, और इस डिस्टेंस की वैल्यू क्या है, देखो ये ग्राफ है बच्चों, अभी बताया, ये 1 ये 2, इस पॉइंट का नाम दे दिया a। ओरिजिन से a पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, इतना, तो यानी ये क्या है, जो पॉइंट यहाँ पर होता है उतना ही डिस्टेंस होता है ना, 2। तो यानी ओरिजिन से यहाँ का डिस्टेंस कितना है बच्चों, t, कितना है, t। अब देखो बच्चों, ओरिजिन से अगर मैं पूछूं b पॉइंट है, जो b पॉइंट है, इसको यहाँ लिख देता हूँ c, ठीक है। ओरिजिन से पॉइंट a का जो डिस्टेंस है वो कितना है, पॉइंट a का कोऑर्डिनेट कौन है, u मीटर पर सेकेंड, क्या है, u मीटर पर सेकेंड। अब जैसे यहाँ समझ लो, ये क्या है 1, ये क्या है 2। अब ओरिजिन से इस पॉइंट का, मान लिया पॉइंट c है, ओरिजिन से c पॉइंट कितनी दूर है, आप बोलोगे 1 2, कितना है 2, मतलब जो यहाँ कोऑर्डिनेट था वही लिख दिया। अब यहाँ क्या कोऑर्डिनेट है, u, यानी ये ओरिजिन से कितनी दूर है बच्चों, u, ठीक है। यहाँ तक कहानी समझ आई। अब बच्चों ध्यान से देखो, इस पॉइंट का c जो पॉइंट है, c पॉइंट और b पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, c पॉइंट और b पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, ध्यान से सुनो, आसान है बिल्कुल। c पॉइंट और b पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है। अब यहाँ से तो डिस्टेंस पता नहीं लग रहा, इसको यहाँ पे फील करो, पॉइंट c को यहाँ फील करो, b यहाँ फील करो, इतना, ये जो सेम लेंथ है यही लेंथ है यहाँ पर, और ये लेंथ ओरिजिन से कितनी है, दैट इज v, ये कितनी है v, तो यानी ये लेंथ भी कितनी होगी बच्चों, v, ठीक है। ये भी आपको पता लग गया कि पॉइंट c का ओरिजिन से कितना डिस्टेंस था, t, c से लेकर b का क्या था, डायरेक्ट दिख नहीं रहा, तो उसके पैरेलल हमने यहाँ पे ग्राफ में देखा, 0 से v देखा, तो यानी v था, और इसको भी हमने क्या बोल दिया, v। और पॉइंट a का ओरिजिन से कितना डिस्टेंस था, 0 से लेकर u, ये क्या मान लिया, u। अगर इतनी कहानी समझ आ गई, आपकी डेरिवेशन कंप्लीट होगी, ठीक है बच्चों। आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मुझे थ्योरी को रब करना पड़ेगा। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है।
विजिबल है ये पोर्शन? हाँ, सब दिख रहा है। चलो बच्चों, अब इसको मिटा देते हैं, रब कर देते हैं इसको। अब हम क्या करने जा रहे हैं? प्रूफ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। क्या करने जा रहे हैं बच्चों? प्रूफ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, पहले वाली इक्वेशन। प्रूफ ऑफ इक्वेशन, प्रूफ ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन 1। आप 1 इसको भी मान सकते हो, 1 इसको भी मान सकते हो, किसी को भी मान सकते हो। जिसको 1 मानोगे बस उसका प्रूफ कर देना। चलो बच्चों, यहाँ पे अभी तक मैं आपको जो थ्योरी लिखी थी वो बताऊँ। अगर टाइम 0 था तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी थी? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी थी? u मीटर पर सेकंड। टाइम t 0 सेकंड था तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी u मीटर पर सेकंड थी। जब टाइम t = t सेकंड हुआ, t सेकंड हुआ तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होगी? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होगी? दैट इज v मीटर पर सेकंड। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होगी? v मीटर पर सेकंड। ये इन्फॉर्मेशन थी थ्योरी के अंदर। चलो अब हम देखते हैं, मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कि इस समय इस ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन कितनी है। हमने कितनी एक्सेलरेशन लेट की थी? a। अब मैं पूछ रहा हूँ उसकी वैल्यू निकालते हैं। हमें पता है एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, v - u/t। ठीक है बच्चों, समझ आ गई बात? चलो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या बन जाएगा? a × t = v - u। ठीक, अब u को इधर ले आओ, v को यहीं रहने दो, तो ये क्या हो जाएगा? at + u = v। अब इसको रीअरेंज करके लिख लो। जैसे बच्चों कहीं पर 2 = 5 लिखा हो तो आप 5 = 2 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम सॉरी, 2 और 5 इक्वल तो होते नहीं। जैसे मान लो x और y कहीं पे इक्वल लिखा हुआ है तो y = x भी आप लिख सकते हो, बोथ आर सेम थिंग। चलो अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं, v इधर ले आते हैं तो ये क्या बन गया? u + at। और यही शायद हमारी इक्वेशन 1 थी, ये जो हमने प्रूफ करनी थी। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि इसको हम रब कर दें। इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो थ्योरी थी जो चल रही है आपके साथ। ये जो थ्योरी थी ये तो चल ही रही है, इसको स्क्रीनशॉट में लेने की ज़रूरत नहीं। ये तो मैंने जस्ट आपको रिमाइंड करवाया था। प्रूफ ऑफ इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो अब हम करने जा रहे हैं प्रूफ ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 का प्रूफ करने के लिए जा रहे हैं अब। प्रूफ ऑफ इक्वेशन 2। देखो बच्चों, सेकंड इक्वेशन है v² - u² = 2as। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है? एक्सेलरेशन, s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अब मैं देखो बच्चों, ये कौन सी फिगर बन रही है? a b c d की तरफ ध्यान से देखो, a b c d। देखो यहाँ पे दिखाता हूँ आपको जूम करके। ये क्या है बच्चों? a, और ये क्या है? b, ये क्या है? c, ये क्या है? d। अब बच्चों b से लेके c तक का डिस्टेंस कितना है? हमने कैलकुलेट किया था, दैट इज़ v। ठीक है, d से लेके c तक का डिस्टेंस कितना है? दैट इज़ t। और a से लेके d तक का डिस्टेंस कितना है? दैट इज़ u। ठीक है, ये फिगर आप ध्यान से देखो, आपको याद आ रहा होगा कुछ। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है? पैरेलल। अगर ये एक पेयर पैरेलल हो एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर तो बच्चों वो फिगर कौन सी होती थी? ट्रेपीजियम। ठीक है बच्चों, तो अब हम यहाँ पे निकालने जा रहे हैं, इसलिए पढ़ाया था आपको मैंने एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का नाम क्या है? ABCD, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब फार्मूला बता दो मुझे फटाफट से, क्या होगा फार्मूला? सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड्स बाय 2 इंटू हाइट। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या दे रहा है हमारे को? एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यही बात मैंने आपको उस समय बताई थी। एरिया ऑफ ट्रायंगल वहाँ पे क्या देता था? एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहाँ पे ट्रेपीजियम फिगर है, अगर यहाँ पे रेक्टेंगल होती तो भी यही बात हो जाती। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या दे रहा है? एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जिस ग्राफ में वो बन रही है उसी का एरिया देगा ना, किसी और का तो देगा नहीं। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमें क्या दे रहा है? एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। तो हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम की जगह बच्चों क्या वर्ड यूज़ कर लेंगे? डिस्प्लेसमेंट। चलो सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन कौन सी है? ध्यान से देखो, ये वाली और ये वाली। इसका नाम A है, इसका नाम D है, इसका नाम B है और इसका नाम C है। ठीक है बच्चों, ये और इसको हमने ज्वाइन कर दिया। ये कितना था? V, ये कितना था? U, और ये कितना था? T। सम ऑफ पैरेलल साइड यानी कि AD + BC डिवाइडेड बाय 2 इंटू हाइट। हाइट क्या है? इन दोनों लाइनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि क्या है? CD, जो कि क्या है? CD। ये AB ना ले लेना, ये स्ट्रेट डिस्टेंस नहीं है। स्ट्रेट डिस्टेंस ये थोड़ा सा मेरे को बनाने में टेढ़ा हो गया, अदरवाइज ऐसे है ये। ठीक
ठीक है। स्ट्रेट डिस्टेंस क्या है बच्चों? CD। स्ट्रेट डिस्टेंस क्या है? CD। ठीक है, अब इसकी वैल्यू लगा देते हैं। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू AD कितना है? U। AD देखो ना बच्चों कितना है? U। और BC कितना है? V डिवाइडेड बाय 2। और CD कितना है? ये T। बस हो गया, क्वेश्चन ख़त्म। क्वेश्चन ख़त्म हो गया। सही है, ये आपके सामने इन्फॉर्मेशन आ गई। अब देखो बच्चों, हमने फर्स्ट इक्वेशन प्रूव की थी। क्या प्रूव की थी? V इज इक्वल टू U प्लस AT। मैं बोलूँ अगर आप मुझे इस इक्वेशन से टाइम की वैल्यू निकालो तो कैसे निकालोगे? V U प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू A इंटू T। ठीक है, अब A और T जो आपस में है बच्चों, A और T जो है ये आपस में मल्टीप्लाई में है, और मुझे टाइम की वैल्यू चाहिए, तो क्या मैं इसको U नहीं लिख सकता? V माइनस यू अपॉन A इज इक्वल टू T, यानी कि टाइम की वैल्यू क्या आ गई? V माइनस यू अपॉन A। इसको मैं यहाँ पे टाइम की वैल्यू में पुट कर दूंगा, तो S इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया बच्चों? U प्लस B अपॉन 2 इंटू टाइम की वैल्यू क्या आ गई? टाइम की वैल्यू क्या आई? V माइनस यू अपॉन A। तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया V माइनस यू अपॉन A। ठीक है बच्चों, ये टाइम की वैल्यू आ गई, और यहाँ पे ब्रैकेट में मुझे रीज़न देना पड़ता है, बिकॉज टाइम इज इक्वल, ये कैसे देंगे? बिकॉज टाइम इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन A। ठीक है बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन से हमने निकाला। अब देखो, मैं कहीं पर अगर ऐसा लिखा है बच्चों 2 + 3, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 3 + 2? बहुत सेम बात है, दोनों की दोनों बातें बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, अब यहाँ पे U प्लस V लिखा है, क्या मैं इसको V प्लस U लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप अगले स्टेप में लिख देना, मेरे पास तो स्पेस कम है ना। अब देखो बच्चों, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 8th क्लास में, A प्लस बी इंटू A माइनस बी किसके इक्वल होता था? शायद A² माइनस B² के होता था ना। अब यहाँ देखो V प्लस U है और यहाँ V माइनस U है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? V² माइनस U², और 2 को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा? 2A। क्या आ जाएगा? 2A। यहाँ तक की कहानी क्लियर हुई आपको? अब यहाँ से क्या है? 2A को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा? V² माइनस U² इज इक्वल टू 2AS। विजिबल है इससे नीचे वाली लाइन? हाँ, यहाँ तक तो विजिबल है। इससे नीचे वाली लाइन कहाँ लिखूँ? आप एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो मैं थोड़ा सा ऊपर से रब कर देता हूँ। अब हमें कुछ नहीं करना, हम प्रूफ कर चुके हैं इक्वेशन, जस्ट हमें इसे क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 2AS इज इक्वल टू V² माइनस U²। देखो बच्चों, ये क्या था? S, ये क्या है? 2A। यहाँ पे आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होकर, ये क्या हो जाएगा? 2AS इज इक्वल टू V² माइनस U²। यही लिखा हमने यहाँ पर। तो प्यारे बच्चों, ये सेकंड इक्वेशन हमारी प्रूफ होगी, V² माइनस U² इज इक्वल टू 2AS। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपने ये वाला स्टेप जो है ना, यहाँ नहीं लिखना, आपके पास तो स्पेस होगा रजिस्टर कॉपी में, उसको नीचे लिखना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। इसके बाद हम करने जा रहे हैं थर्ड इक्वेशन, प्रूफ ऑफ थर्ड इक्वेशन। आ गया समझ में? चलो, थर्ड इक्वेशन के प्रूफ को समझाने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगा। जैसे पहले बताई थी मैंने इक्वेशंस ऑफ मोशन के प्रूफ में, और हमारे को काफ़ी हेल्प मिली थी। चलो बच्चों, मैं आपसे पूछूं, ये जो फिगर है ABCD, मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, E और F। इसका नाम रख दिया फिगर 1, इसका नाम रख दिया फिगर 2। अब मैं आपसे पूछूं बच्चों, जो फिगर ABCD है, जो पूरी फिगर है वो किसके इक्वल होगी? आप बोलोगे फिगर 1 प्लस फिगर 2 के इक्वल होगी। सिंपल सी बात है, इन दोनों के सम के इक्वल ही होगी ना। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपका पूरा घर जो है उसका कितना एरिया है, पूरे घर का एरिया कितना है, योर होम एरिया, आप बोलोगे बेडरूम प्लस किचन प्लस टॉयलेट, ठीक है, और भी जो जो आपके घर में स्पेस है उन सबको ऐड कर दोगे तो आपको पूरे घर का एरिया मिल जाएगा। चलो, अब यहाँ पे मैंने बोला कि फिगर ABCD जो है वो किसके इक्वल है? आपने बोला फिगर 1 प्लस फिगर 2। अब मैंने बोला एरिया ऑफ फिगर ABCD किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ फिगर ABCD। तो आप सीधा बताओगे एरिया ऑफ फिगर 1 प्लस एरिया ऑफ फिगर
2। दोनों के एरिया को ऐड कर दें, इसका इसका, जैसे पूरे घर का निकालना था, घर में बेडरूम वगैरह सबको ऐड कर दिया तो हमें घर का एरिया मिल गया। ऐसे ही इस पूरी फिगर का एरिया कैसे मिलेगा, इस फिगर और इस फिगर को ऐड कर दो, आपको घर का पूरी फिगर का एरिया मिल जाएगा। ये बात क्लियर होगी आपको, बस इतनी सी बात समझानी थी। और इसके बाद हमारी थर्ड इक्वेशन भी प्रूफ हो जाएगी बहुत आसानी के साथ। चलो अब हम करने जा रहे हैं प्रूफ ऑफ इक्वेशन थर्ड इक्वेशन क्या है, s = ut + at² 2। अगर मैं बच्चों आपसे इस लाइन को ज्वाइन कर दूं, इस लाइन को यहाँ से इस लाइन को मैं ज्वाइन कर दूं और इसका नाम दे दूं मैं ABCD है, इसका नाम दे दूं मैं E। क्या नाम दे दूं मैं, E नाम, ठीक है। अब मुझे बताओ, अब ट्रेपीजियम का एरिया किसके इक्वल होगा, इस फिगर के एरिया के इक्वल प्लस इस फिगर के एरिया के इक्वल। अब 1 2 मत लिखना, मैं वैसे समझा रहा हूँ। पूरी ट्रेपीजियम को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब पूरी ट्रेपीजियम का एरिया किसके इक्वल होगा, पहले पार्ट का एरिया प्लस दूसरे पार्ट का एरिया, सिंपल, और कुछ भी नहीं है इसमें। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD = एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये ट्राइंगल बन रही है ना, देखो ABE, फर्स्ट वाली फिगर को ध्यान से देखो, ये फर्स्ट वाली फिगर, ये क्या बन रही है, ट्रायंगल बन रही, AB और E, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE प्लस दूसरे वाली फिगर को ध्यान से देखो, ये रही दूसरे वाली फिगर, इसका क्या कोऑर्डिनेट है, AECD, ठीक है बच्चों। यानी दूसरे वाली फिगर कैसी बन रही, ध्यान से देखो, रेक्टेंगल बन रही। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या नाम है इसका, AECD, ठीक है बच्चों, यहाँ तक ये बात क्लियर होगी। चलो अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमें क्या देगा, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारे को क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी जगह फिर से हमने क्या लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल AB, ये ट्रायंगल थी बच्चों, ये A है, ये B है और ये E है। ट्रायंगल के एरिया का क्या फार्मूला होता है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना ये, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है AE, हाइट कितनी है BE। यहाँ पे क्या आ जाएगा फार्मूला, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, प्लस रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल देख लो, ये रही रेक्टेंगल DCE और A। रेक्टेंगल का एरिया बच्चों किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है CD, DC बोलो या CD बोलो, एंड ब्रेथ कितनी है CE। तो ये क्या आ जाएगा, इसका एरिया क्या लिख दोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ। फार्मूला आपको मालूम है रेक्टेंगल का, तो अब इसकी वैल्यू लगा देते हैं, S = 1/2। बेस क्या है ट्रायंगल का, बेस है AE, चलो AE लिख देते हैं फिर, AE। हाइट कितनी है BE, हाइट कितनी है BE, ठीक है, प्लस लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ रेक्टेंगल की ये है DC को मैं CD भी लिख सकता हूँ, इंटू हाइट कितनी है CE, हाइट कितनी है CE। समझ आ गई बच्चों बात। चलो अब देखो इसके बाद डिस्प्लेसमेंट = 1/2 AE ये रहा। AE की अगर मैं वैल्यू पूछूं आपसे, AE की वैल्यू, AE देखो ध्यान से किसके इक्वल है, CD के। AE बच्चों किसके इक्वल है, DC के इक्वल, और DC किसके इक्वल है, T के। तो यानी कि AE की वैल्यू कितनी आ गई, T, मल्टीप्लाई का निशान है बीच में, AE इंटू T। और BE ढूंढो बच्चों, BE क्या है, ये रहा BE। ये ध्यान से देखो बच्चों, ये थोड़ा सा समझ लेना, ये क्या है E और ये क्या है C। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है V, ये रहा। और CE कितना है, CE मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे DA पता है, AD, और AD ही किसके इक्वल है, CE जो बच्चों AD के इक्वल है। और AD की वैल्यू आपको पता है, AD किसके इक्वल है, U के। यानी कि CE कितना आ गया, CE कितना आ गया, U के इक्वल। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, U, ठीक है। अब मुझे बताओ ये BE कैसे आएगा, यदि मैं इस पूरे में से BC में से इतने पोर्शन को काट दूँ, इस पूरे में से इतने पोर्शन को काट दूँ, तो मुझे ये नहीं मिल जाएगा। पूरे में से मैंने इतने पोर्शन को माइनस कर दिया, मुझे BE मिल जाएगा। और पूरे पोर्शन की लेंथ कितनी है V, और इतने पोर्शन की लेंथ कितनी है, यानी मुझे करना क्या है, BC में से CE को हटाना है। और BC की वैल्यू कितनी है V, और CE की वैल्यू कितनी है U। यानी कि मेरे को BE किसके इक्वल मिल गया बच्चों, BE इतना मेरे को चाहिए था। ये पूरे में से BC
इतने को मैंने माइनस कर दिया तो बचा हुआ BE हो जाएगा, और BC की वैल्यू मेरे को मालूम है कितनी है V, और CE की वैल्यू कितनी है U, तो BE किसके इक्वल आ गया, V माइनस U के। ठीक है, समझ आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे इसका भी। ये तो कुछ मुश्किल काम नहीं था, यहाँ से देखकर भी बताया जा सकता था। ये U तो ये भी U, और ये पूरे का पूरा ये भी U है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये भी U है, और ये पूरा V, पूरे में से इतने को माइनस कर दिया तो ये बचा। तो B की वैल्यू कितनी आई बच्चों, V माइनस U। चलो प्लस CD ढूंढो कहाँ पर है, CD ये रहा, CD की वैल्यू कितनी है T, और CE ढूंढो बच्चों कहाँ पर है, CE ये रहा, CE की वैल्यू कितनी है U। ठीक, यहाँ तक कहानी क्लियर होगी आपको, क्लियर है यहाँ तक बच्चों। CD की वैल्यू रखी, CE की रखी, BE की रखी, AE की रखी। आई होप इतना क्लियर है आपको। चलो अब हमने फर्स्ट इक्वेशन क्या प्रूव की थी, V इक्वल टू U प्लस AT। ठीक है, ये हमने प्रूव किया था। अगर मैं U को यहाँ माइनस में ले आऊँ तो V माइनस U किसके इक्वल है बच्चों, AT के इक्वल। V माइनस U की वैल्यू किसके इक्वल है, AT के। अब मैं क्या V माइनस U की जगह AT लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इक्वेशन 1 से निकाली ना मैंने ये वैल्यू, जैसे पिछली वाली इक्वेशन को प्रूव करने के लिए हमने टाइम की वैल्यू निकाली थी, इस बार हम टाइम की नहीं निकालेंगे, V माइनस U की वैल्यू निकालेंगे जो कि AT के बराबर आएगी। ये समझ आ गया आपको, कहाँ से आया, इक्वेशन 1 से आया। चलो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, V माइनस U की जगह क्या रख देंगे, S इज इक्वल टू 1/2 इंटू T इंटू AT प्लस UT। T इंटू U, X इंटू वाई करो तो आता क्या आंसर है, XY, वही मैंने लिख दिया। U इंटू टी को मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों क्या आएगा, UT। लेकिन आपको ब्रैकेट में एक रीज़न देना पड़ेगा, जो आपको रीज़न आपने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। V माइनस U की वैल्यू किसके इक्वल है, AT के इक्वल है। V माइनस U की वैल्यू किसके इक्वल है, AT के इक्वल। अब देखो बच्चों, कहीं पे ऐसा लिखा हो X इंटू XY, कहीं पे ऐसा लिखा हो X इंटू XY, तो इसका आंसर क्या होता है, X स्क्वायर Y, X स्क्वायर Y होता है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, T इंटू AT। अब इनको मल्टीप्लाई करो, ये क्या आ जाएगा, AT स्क्वायर आ जाएगा ना, बस यही मेरे को पुट करना है यहाँ पे। T इंटू AT, S इज इक्वल टू कितना आ गया, AT स्क्वायर, और ये अपॉन में 2 है, अपॉन का 2 आ गया, प्लस UT आ गया। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लो, S इज इक्वल टू UT को पहले लिख लो, प्लस AT स्क्वायर बाय 2। ये हमारी क्या होगा, थर्ड इक्वेशन प्रूफ होगी, विच इज दिस। आई होप आपको ये क्लियर होगा और विजिबल भी होगा बोर्ड के अंदर। S इज इक्वल टू UT, हाँ पूरा विजिबल है। S इज इक्वल टू UT प्लस AT स्क्वायर बाय 2, सही है। ये था क्या, थर्ड इक्वेशन का प्रूफ। अब हमने फर्स्ट इक्वेशन भी कर ली, सेकंड इक्वेशन भी कर ली, थर्ड इक्वेशन भी कर ली। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, पहले तो ले लिया, ठीक है। तो ये जो हमने आज का टॉपिक पढ़ा है, ये है इक्वेशंस ऑफ मोशन। जब आप करोगे आपको 10 मिनट भी नहीं लगेंगे। समझाने में बहुत सारे पॉइंट्स यूज़ हो रहे थे बीच में, उसके लिए अलग अलग जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे थे वो मैंने सब आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करी। हालांकि 10 मिनट में वीडियो ख़त्म हो सकता तो उसमें सीधा मैं करता जाता, आपको कुछ समझना आता, पहली बात। तो प्यारे बच्चों, पेपर में 1 मार्क का क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है ये कब वैलिड होती हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन तब वैलिड होती है जब एक्सेलरेशन कैसी हो, कांस्टेंट हो। कांस्टेंट का मतलब चेंज ना हो रही हो। और एक्सेलरेशन आती कैसे थी, वेलोसिटी के चेंज से। मतलब एक्सेलरेशन होता क्या है, हर सेकंड वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा। और हमने क्या बोला, एक्सेलरेशन कैसी है, कांस्टेंट, चेंज नहीं हो रही। तो इसका मतलब क्या है, हर सेकंड जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो भी कैसा है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा। यानी अगर किसी की वेलोसिटी हर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बढ़ रही है तो इस तरह की कंडीशन में हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को अप्लाई करेंगे। तो 1 वर्ड में आप सीख लो, इक्वेशंस ऑफ मोशन कब वैलिड है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी का चेंज, यानी कि वेलोसिटी का चेंज कैसा है, कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब सेम, यानी कि वेलोसिटी का चेंज हर समय कैसा हो रहा, सेम हो रहा। पहले सेकंड में वेलोसिटी 5 थी ऑब्जेक्ट की, सेकंड में कितनी हो जाएगी, 10। अब पहले सेकंड में कितना चेंज आया, 5 का आया ना, तो अगली बार भी कितना आएगा, 5 का चेंज आएगा। तो थर्ड सेकंड में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 15 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। ये सारी बातें मैंने एक्सेलरेशन के वीडियो में बहुत डिटेल में की हुई है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस लेक्चर को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक। और जैसे आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, आपको लगता है दूसरों को भी सीखना चाहिए, तो आप प्लीज़ इन वीडियोस को दूसरों को भी रेकमेंड करो। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों हम करेंगे
इक्वेशंस ऑफ मोशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है 9th स्टैंडर्ड के हिसाब से भी, आगे जो आने वाले चैप्टर हैं उनके हिसाब से भी, और जिन्होंने +1 में साइंस पढ़नी है उनके लिए भी। तो अब मन लगाकर इसकी इक्वेशंस ऑफ मोशन की प्रैक्टिस कीजिए। और हाँ, इससे पहले के जितने वीडियो हैं उनको अच्छी तरह से थोरो करके आना, तभी आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इक्वेशंस ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल करने में आसानी होगी। नहीं तो आपको लगेगा ये कहाँ से आगे, सब ऊपर से चला जाएगा। यहाँ तक के लेक्चर्स को आप अच्छी तरह से थोरो कर लो, और मोस्ट प्रोबेबली जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का। पूरी डिटेल में, पूरी डेप्थ में पढ़ाने की कोशिश की है आपको। तो बच्चों, टिल देन आप पढ़ाई करते रहिए, मज़े करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।